आदर्शवाणी महाशारदे विद्यालय के परम सम्मानित प्रधानाचार्य श्रीमान सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी, धाद संस्था से विद्यालय में पधारे हुए धाद संस्था के सचिव श्रीमान तन्मय मंगलाई जी, संयोजक कोना कक्षा धाद संस्था के सम्मानित श्री गणेश उनियाल जी, श्री संजय जोशी जी, श्री शुभम जी एवं इस कार्यक्रम के निमित्त पधारी हुई हमारे बीच में पूर्व प्रधानाचार्य श्रीमती पुष्पा खंडूरी जी, मैं आप सभी लोगों का अपने विद्यालय में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे स्मरण हो रहा है विगत 2 वर्ष पूर्व या 3 वर्ष पूर्व आप लोगों का हमारे विद्यालय में आगमन हुआ था और आप लोगों के माध्यम से विद्यालय में सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था और हमारे विद्यालय की सहायक अध्यापिका श्रीमती देवी मैडम के माध्यम से एक विद्यालय में कोना भी स्थापित किया गया था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे बीच में श्रीमती पुष्पा खंडूरी जी द्वारा एक कोना जो हम सभी लोग विदित हैं, उसमें एक संग्रह होता है किताबों का, जिससे हमारे छात्राएं लाभान्वित होते हैं और उन किताबों को पढ़ते हैं। तो मैं एक बार पुनः पुष्पा खंडूरी जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने संज्ञान लिया, हमारे विद्यालय को एक कोना पुस्तकों का उपहार स्वरूप भेंट किया है। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं और धाद संस्था से भी अपेक्षा करता हूं कि आप हमेशा की भांति भविष्य में भी हमारे विद्यालय को संज्ञान में रखेंगे और हम वादा करते हैं कि आपकी अपेक्षाओं पर हम खरे उतरेंगे। इससे पहले कि मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान बिष्ट जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आकर अतिथियों का सम्मान और सत्कार करेंगे। श्रीमान बिष्ट जी। आज के इस पुनीत अवसर पर अपने बीच धाद संस्था के परम सम्मानी और सदैव समाज के प्रति समर्पित और जो हमारे राजकीय विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में अध्ययनरत प्यारे बच्चों के लिए कि हमारे ये बच्चे समाज और देश के कितने अच्छे नागरिक बन सके,
इस मनसा और जज्बे के साथ आज अपने बीच उपस्थित परम सम्मानीय तन्मय ममगाई जी अपने बीच, जैसे कि अपने इस विद्यालय के विद्वान श्री नेगी जी ने कहा कि जिनके सौजन्य से आज हम अपने इस विद्यालय के सभागार में बैठे हुए हैं। और प्यारे बच्चों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि सदैव एक शिक्षक के रूप में भी, एक अधिकारी प्रधानाचार्य के रूप में भी निस्वार्थ भाव और ईमानदारी और निष्ठा, समर्पण सदैव और सदैव, और सेवानिवृत्ति के बाद भी आप सारे बच्चों के लिए समर्पण इस रूप में कि बच्चे आने वाले समय के लिए हमारे देश और समाज के भविष्य हैं। उसी मनसा और उत्साह के साथ आज हमारे बीच उपस्थित और स्वयं मेरे लिए प्रेरणादायक आपके कार्यों की जितनी प्रशंसा की जाए वो कुछ भी नहीं। मैंने आपके कार्यों को देखा है और आपसे सीखा है। और सेवानिवृत्ति से पहले आप प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अजमपुर में कार्यरत रही हैं और उस विद्यालय में भी आपने जो उत्कृष्ट कार्य किया है, इन उत्कृष्टता के पीछे आपका एक ही मनसा, एक ही विजन कि हम इन नौनिहालों को कैसे अच्छे देश के नागरिक और समाज के नागरिक बनाएं। इन्हीं प्रयासों के साथ अपने बीच उपस्थित परम सम्मानीय सुश्री पुष्पा खनोड़ी मैडम अपने बीच आर्मी में सेवारत, देश सेवा में बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करने वाले और आज समाज की चिंता को लेकर के, बच्चों के भविष्य को लेकर के, बच्चों के लिए कैरियर काउंसलिंग की को लेकर के कि आप बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इन सारी भावना के साथ अपने बीच उपस्थित कर्नल सम्मानीय जोशी जी अपने बीच, सम्मानीय जो इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं और मुझे अवकाश के दिन में आपने दूरभाष से बताया और मैंने सहर्ष स्वीकार किया। चाहे विद्यालय की कोई भी परिस्थितियां हो, चाहे परीक्षा का हो, चाहे पठन पाठन का हो, उन सारी चीजों को देखते हुए भी, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है और जो इस कार्यक्रम को सजोया जा रहा है आपके लिए, वो इतना महत्वपूर्ण है। यदि हम उसको समझना चाहें और चिंतन इस विषय पर करना चाहें तो प्यारे बच्चों, आपके लिए यह कार्यक्रम, यह कक्षा का कोना बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके लिए आवश्यक है। आपकी भविष्य की आवश्यकता को लेकर के उनियाल जी ने मुझसे बात की तो मैंने सहर्ष स्वीकार किया कि नहीं, आप आइएगा, आपका स्वागत है।
और निश्चित रूप से हम इस कार्यक्रम को बड़े उत्साह के साथ और आपकी जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों को पूरा करने में अथक प्रयासों के साथ हम इस कार्यक्रम को सहर्ष करेंगे। तो परम सम्मानीय उनियाल जी, प्यारे बच्चों, विद्वान साथियों, मैं आज विद्यालय परिवार की ओर से तो विद्यालय संरक्षक होने के नाते आप सभी महानुभाव जो मंचासीन हैं, हृदय से आभार अभिनंदन करते हुए प्यारे बच्चों और विद्वान साथियों से गुजारिश कि जोरदार तालियों से आपको विद्वान साथियों और प्यारे बच्चों से भी गुजारिश कि आप जिस भावना के साथ इस कार्यक्रम को लेकर के इस विद्यालय में आए हुए हैं और जो सेवानिवृत्त के बाद अपनी ईमानदारी का पेंशन की धनराशि में से निकालकर आपके लिए सामान्य ज्ञान की किताबें, आप जिस सेवा में आप जाना चाहते हैं उसकी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपके पास जो सहायक सामग्री बुक्स के रूप में, ज्ञान के रूप में जो देने का काम किया है, अपने भी परम सम्मानीय खनोड़ी मैडम की जो मनसा है, उस मनसा को पूरा करना है, ये प्रयास हमारा होना चाहिए ताकि आपको लगे कि जिस विद्यालय में हमने इस कोना का निर्माण किया था और जिस उद्देश्य के साथ हमने इस काम को किया था, उस उद्देश्य को पूरा करने में राजकीय इंटर कॉलेज डोभाल वाले ने अपने सहभागिता 100% की है और उसके उद्देश्यों को प्राप्त किया है। तो यही आपकी एक आंतरिक भावना है और उस भावना को हमें समझने की जरूरत है। कोना लगा दिया और उसके उद्देश्यों को हमने पूरा नहीं किया तो उस कोने की उस आपकी भावनाओं की, जिन भावनाओं के साथ इस कड़ी धूप में आप सारे महान भाव आए हुए हैं, आप सबकी सार्थकता खत्म हो जाएगी यदि हमने इन उद्देश्यों को पूरा नहीं। अब सबसे जिम्मेदारी हमारी, हमारे विद्वान साथियों के और प्यारे बच्चों की, आपके इन उपहारों से हम कितना लाभ ले सकें, कितना लाभान्वित हम हो सकें, इस समझ के साथ हमको काम करना। अपने मस्तिष्क के पटल को झकझोरने की जरूरत है, वो इस रूप में कि जिनका विद्यालय से अब कोई वास्ता नहीं, जिनका विद्यालय से कोई जो सरोकार नहीं, कोई उन्हें जो विभाग से कोई जो आर्थिक कोई मदद नहीं इस विशेष कार्य के लिए, लेकिन इन सब के बावजूद आप यहां पे उपस्थित हुए हैं, तो इन सारी भावनाओं को हमको समझना चाहिए कि जो ये कार्य योजना को लेकर के एक कक्षा कोना को लेकर के आप आए हैं, उसके लिए हम कितना प्रयास। हम बच्चों को, विद्वान साथियों से कहना चाहूंगा कि हम बच्चों को कितना मोटिवेट कर सकें, बच्चों को हम कितने बताने में सफल हो सकें कि नहीं प्यारे बच्चों, ये कोना आपका जिंदगी को संवारने वाला है, ये कोना आपको सफलताओं के रास्ते तक पहुंचाने वाला है। ये समझ हमें विकसित करने की जरूरत है। मेरा सभी से आग्रह है, ये कोई कार्यक्रम हमें निःशुल्क प्राप्त होता है और बहुत भावनाओं के साथ प्राप्त होता है, उस भावनाओं को हमें समझने की जरूरत है।
उस पर विचार करने की जरूरत है। क्योंकि मैंने देखा कि पहले जो कोना फिर से स्थापित किया धार संस्था के द्वारा, काफी हद तक हमारे यहाँ शिक्षिका अर्चना ने इसमें कोशिश की, लेकिन मैंने जो उसका जो है फीडबैक निकाला, उसमें हमारी पूर्ण सहभागिता नहीं हो पाई, उसके पूरे उद्देश्यों को हम पूरा नहीं कर पाए। कार्य के प्रभारी कोई भी हो, लेकिन यदि वो कार्य सर्वहित में है, छात्र हित में है, तो हम सभी को उसको जो है सहृदय स्वीकार करना चाहिए और उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। आपका कोई दायित्व तो नहीं, विभाग ने कोई दायित्व तो नहीं दिया, लेकिन एक विजन, एक समझ कि नहीं, हम बच्चों के लिए अपने इन समय में, इस मानव जीवन में हम क्या कर सकते हैं और क्या करते हैं, उसी सोच के साथ जब आप आए हुए हैं, तो ये हमको ज्यादा समझने की, अब हमारी ज्यादा जिम्मेदारी है। आपने दे दिया, लेकिन इसको जो अंजाम तक पहुंचाना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और ये चुनौती प्यारे बच्चों से के भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो मैं अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि हम जरूर इस बात पर मनन करें, विचार करें और समझने का प्रयास करें। इस कोने के परिवारी कविता मैडम हो सकती है, क्योंकि कक्षा 12 के जो है आप क्लास टीचर, लेकिन एक कविता मैडम की जिम्मेदारी नहीं, सारे बच्चों को जो है आगे बढ़ाने को लेकर हम सब की जिम्मेदारी है, जो हमारी सबकी नैतिकता है कि जो हम यहाँ पे कार्यरत हैं और प्यारे बच्चों के लिए, और जो कार्यक्रम प्यारे बच्चों के लिए है, उनके भविष्य को लेकर के है, उसमें हमारी भागीदारी अपने अंदर से होना चाहिए, अपनी आत्मा की आवाज से होनी चाहिए। क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा वो लगता है, सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, सिस्टम के दिशा निर्देश है, उस सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, उनको सिस्टम और विभाग के द्वारा, शासन सरकार के द्वारा वेतन दिया जाता है। लेकिन जो लोग सिस्टम से जुड़े हुए नहीं हैं, जैसे उदाहरण के रूप में आज सारे जैसे हमारे अतिथि यहाँ पे उपस्थित हैं, आपकी कोई बाध्यता नहीं, लेकिन आपके विजन को समझने की जरूरत है, बच्चों को भी समझने की जरूरत है। मैं एज ए प्रिंसिपल आपको बता रहा हूं, नहीं बच्चों पढ़ना चाहिए, और उसकी मुझे तनख्वाह मिलती है, वेतन मुझे मिलता है, इसलिए मैं समझा रहा हूं, ये मेरा कर्तव्य, ड्यूटी है, इट्स माय ड्यूटी। लेकिन जो लोग ड्यूटी में नहीं है और अपने जेब से दे करके, अपने समय को लेकर के, तमाम जो है व्यस्तता के बावजूद भी यहाँ पे हैं, उस चीज को और ज्यादा समझने की जरूरत। यदि हमने इनको समझ लिया तो समझिए कि हमने जो है केवल समझ की बात यदि हमने अपने में विकसित कर ली, तो समझिए इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है उसको 80% हमने उसमें उपलब्धि हासिल कर। लेकिन समझा नहीं, उपलब्धि 0 है। तो ये सारी बातें थी। एक जो कॉर्नर बनाया जाएगा, इसका उद्देश्य होना चाहिए सम्मानीय, जो मैंने कहा कि हम, मेरे लिए स्वयं के लिए प्रेरणादायक रही है मैडम खनोड़ी, जिन्होंने अपने जीवन में बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम, बच्चों के हित में किया, हमेशा विद्यालय हित में हमेशा काम, हमेशा समर्पण का भाव रहा। और मैंने कहा कि मेरे लिए बिल्कुल प्रेरणादायक, मुझे बड़ी खुशी हुई
कि आज भी आप उसी जज्बे के साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। और यही कारण है कि आज आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और आज जैसे पहले थे आज भी वैसे। ये हमारी ईमानदारी के कारण, आपकी निष्ठा के कारण। ये बहुत सारी बातें हैं, मैं ज्यादा नहीं कहते हुए कि हम इसका उपयोगिता को समझें। और विशेषकर हम किसी स्कूल में कोई भी प्रोग्राम करें, यदि इस प्रोग्राम में हमारा विजन क्लियर है, समझ लिया, तो निश्चित रूप से 100% हम उद्देश्यों को प्राप्त करें। ये सारी बातें थी। मैं पुनः अपने विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी महानुभावों का और ममगाई जी का तो हर कार्यक्रम इस विद्यालय में रहा है, और चाहे वो प्लांटेशन का हो, चाहे अन्य कार्यक्रम हो। और मैं ममगाई जी आज आपसे बताना चाहूंगा, और एक निवेदन मेरा है, क्योंकि हमारे पास क्या नाम कहते हैं, संगीत टीचर है भंडारी मैडम को मैंने कहा आपके धार से जुड़े हुए और बिल्कुल इस विद्यालय के समीपस्थ हैं। और मैंने कहा ये मेरा विद्यालय पे उतना अधिकार नहीं है जितना अधिकार आपका है। हम यहाँ से सेवानिवृत्ति के बाद ये बच्चे बातचीत हैं प्लीज, इतना मैंने कहा मेरा अधिकार नहीं है, आपका अधिकार हमेशा। मैं चाहता था कि जो उनमें हुनर है, जो उनमें है, ये इन बच्चों तक पहुंचे। एक टीम के रूप में मेरे बच्चे छुट्टी के दिन प्रोफेशनल होके मांगल गीत में जो है किसी शादी में चले जाए, किसी उत्सव में चले जाए और इनका खर्चा निकल जाए अवकाश के दिनों में, वो हुनर इनमें पैदा हो। तो मैं ये भी चाहूंगा यदि आपसे जुड़े हुए लोग हैं जो कल्चर एक्टिविटी को हैं और उसको एक प्रोफेशनल रूप में जो है उन्होंने आगे बढ़ाया है, तो उसका जो है एक इन बच्चों को भी लाभ मिले। यहाँ पे आए, हॉल है, हम सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराएंगे, चाय पानी सारी व्यवस्था हम कराएंगे, ताकि ये हमारे बच्चे बहुत ज्यादा हुनर, केवल इनको जो है दिशा देने की जरूरत, इनको एक प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है। मैं समझ मतलब मैंने प्यारे इन बच्चों में देखे इतने हुनर है, प्लांटेशन का काम इतना बढ़िया करते हैं, हर काम हमारे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे ढंग से करते, लेकिन उसमें एक विशेषज्ञ के रूप में यदि इनको प्लेटफॉर्म में सिखाया जाए तो निश्चित रूप से ये बच्चे प्राप्त करेंगे। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए और आपका सभी का धन्यवाद प्रधानाचार्य महोदय। आपने अतिथियों का सम्मान सत्कार किया और अपना जो विजन है उसको आपके सम्मुख रखा, इसके लिए आप उन्हें धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इससे पहले कि धार्य संस्था के सचिव तन्मय ममगाई जी आए और अपनी बात रखें अपनी संस्था के बारे में और अपने विजन के बारे में, इससे पहले श्रीमती पुष्पा खंडूड़ी जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और दो शब्द कहकर हमारे छात्राओं को और हमको अनुग्रहित करेंगी श्रीमती पुष्पा खंडूड़ी जी। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य मेरे छोटे भाई श्री विष्टि जी, विद्यालय परिवार की सब शिक्षिकाएं एवं शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, मुझे 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष नहीं 10 वर्ष बाद बच्चों के बीच में आने का अनुभव हो रहा है। मैं 2012 में रिटायर की थी और उसके बाद मुझे किसी स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला, जो मेरी बहुत हार्दिक इच्छा थी कि मैं सेवानिवृत्ति के बाद विद्यालय से जुड़ी रहूं। इसलिए नहीं कि मुझे कुछ अपना वहां पर अपना नाम कमाना है या अपनी कोई
पहचान बनानी है, केवल इसलिए कि मैं किसी रूप में इन बच्चों का सहयोग कर सकूं, इनको आर्थिक मदद कर सकूं, विद्यालय की कोई समस्या है इनका अपने स्तर पर जितना हो सकता है मैं समाधान कर सकूं। धार संस्था के माध्यम से मुझे एक छोटा सा अवसर मिला और इस अवसर को मैं खो नहीं पाई। मैं शिक्षा विभाग में रही हूँ और इस विभाग की शुरू से लेकर मतलब प्राथमिक शिक्षा से और माध्यमिक शिक्षा तक हर पहलू का मुझे बहुत अच्छे से ज्ञान है। मैंने एज ए शिक्षिका कभी काम नहीं किया, लेकिन निरीक्षिका के रूप में जूनियर हाई स्कूल तक प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल मैंने निरीक्षण किए हैं। मैंने देखा कि विद्यालयों में अगर जो सामग्री है भी तो हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? किताबें हैं फट जाएंगी, किताब पट्टी हैं फट जाएंगी, मतलब जो चीजें हैं वो हमें स्टॉक में रखनी है, जैसी मिली है वैसे हमें वापस करनी है। ये बहुत गलत धारणा थी और जहां जहां मैं गई इस धारणा को मैंने अपने स्तर से समाप्त करने का अवसर दिया। वही स्थिति माध्यमिक शिक्षा में थी, माध्यमिक विद्यालयों में थी। लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किताबें नहीं थी, लेकिन उसका उपयोग केवल हमारा जो हमारा लाइब्रेरी का रजिस्टर रहता था उसमें ही अंकित होती थी और कितनी है कितना है ये केवल साल में जब पंजिका का सत्यापन होता था तो तब देखने को मिलता था कि किताबें हैं। मैं अजबपुर विद्यालय में 2006 से 12 तक रही। बहुत मैंने प्रयास किया कि बच्चों में रीडिंग हैबिट हो, हालांकि उस समय बहुत संसाधन नहीं थे, हमारे पास बैठने की जगह नहीं थी। एक वर्ष कक्षा 11 हमने जो थाना नेहरू कॉलोनी की बिल्डिंग बन रही है उसमें कक्षाएं संचालित की। तो ऐसी स्थिति में हम ये सोचे कि लाइब्रेरी हमें मिले तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन जितनी भी थी फिर भी हमने लाइब्रेरी के लिए किताबें ली, रखी और एक स्थान बनाया, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाया। वैसे भी अब रीडिंग हैबिट हम लोगों में बहुत कम हो गई है, बच्चों की गलती नहीं, हम लोगों में भी नहीं। तो मेरा आप सबसे यही आशा है कि अध्यापिकाओं से, अध्यापकों से या बच्चों से कि जो किताबें भी आपके विद्यालय में हैं या जो आज दी जाएंगी उनका उपयोग हो, और ये भी हो कि हमने क्या पढ़ा। केवल ये नहीं कि हमने पढ़ लिया, हमने कह दिया कि हमने तो पढ़ लिया, लेकिन आपने सीखा क्या उसमें से। और इसका सबसे अच्छा माध्यम होता है प्रार्थना सभा। जिस बच्चे ने जो किताब पढ़ी है उसमें उसको क्या शिक्षा मिली, उसने क्या पढ़ा, क्या ज्ञान मिला, 1-2 मिनट हम उसमें उनको दे सकते हैं बोलने के लिए। आप सब बहुत होशियार हैं, बच्चे भी और हमारी शिक्षिकाएं भी, शिक्षक भी, लेकिन उसका हमें उपयोग जरूर करना चाहिए। दूसरा, पढ़ाई का जो हमारा शिक्षा का है कि वो हमें देखते हैं, जैसे हम आजकल सभी मोबाइल देखते हैं या फोन पे देख करते हैं, हम यूट्यूब में देखते हैं, तो यूट्यूब से देखकर हम डॉक्टर बन गए, शिक्षक बन गए, सब बन गए। तो डॉक्टर ने जो 7 साल 8-9 साल अपनी पढ़ाई की वो बेकार हो गई। लेकिन एक ही सब्जेक्ट पे आपको तरह तरह के वो आते हैं व्यूज, तो ये भी कभी कभी नहीं लगता कि कौन सा व्यूज सही है क्या है। लेकिन जो हमारी किताबें हैं उसमें जो लिखा हुआ है वो बहुत 100% सही होता है, और जो आप उसको पढ़ेंगे वो ज्ञान बिल्कुल चिरस्थायी होता है। हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो कई किताबों को इकट्ठा करते थे, एक लाइन वहां से लेंगे, कुछ वहां से लेंगे, तो वो हमने अपने आप जो नोट्स बनाते थे वो बहुत चिरस्थायी होते थे और हमें उसका लिखने का भी अभ्यास हो जाता था। मैंने जो ये बहुत ज्यादा नहीं है, जो किताबें होंगी ये तो कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है, लेकिन मेरी माताजी जिनका ध्यान 92 ईयर्स में हुआ, मेरी माताजी को पढ़ने की बहुत आदत थी।
वो 1 बजे तक पूजा में भी किताबें पढ़ती रहती थी और उसके बाद जब अपना नाश्ता करके जब बैठती थी सबसे पहले अखबार ढूंढती थी, जो कि मैंने उनके डेथ के बाद वो अखबार बंद कर दिया क्योंकि मुझे कैटरेक्ट की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। वो पढ़ती थी और मैंने बंद करा दिया। तो ये उनके पढ़ने की बहुत वो थी और किताबें भी पता नहीं कितना पढ़ती रहती थी, हर तरह की किताब वो पढ़ लेती थी। तो और 92 ईयर्स में उन्होंने डॉक्टर का मुंह तभी देखा जब लास्ट में वो थोड़ा 15 दिन बीमार है। किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, कोई दवाई नहीं खाई, कोई कहते हैं कि विटामिन खाओ, ये चाहिए वो, कोई नहीं, सादा खाना। और काम ये था कि सितंबर में वो 2 सितंबर को एडमिट हुई है और 1 सितंबर तक उन्होंने सारे काम अपने आप किए थे। तभी हमको उनको चाय देने नहीं जाना होता था, उनको खाना देने अपना एक टोकरा भर के पूजा का बर्तन अपने आप अपनी साफ करती थी। तो ये कर्मठता शायद वैचारिक जो हमारी शुद्धता होती है उसके वैसे ही आती है। अभी बिस्टी जी कहते हैं मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मुझे बहुत सारी बीमारियां है। 2011 में रिटायरमेंट से पहले मेरा बॉन्ड चेंज हुआ है, मतलब मैं आर्टिफिशियल बॉन्ड में चल रही थी। लेकिन मुझे लगा कि मेरी बहुत सारी बीमारियों के बावजूद मेरी जो सोच रही वो हमेशा पॉजिटिव रही और हमेशा ये रहा कि मतलब ये कहने का, अपनी तारीफ करने का नहीं है, मैं ये बता रही हूँ कि अपने जीवन का अनुभव बता रही। और ना मुझे खाने पीने का कोई रहता, मैं कभी घर से बाहर कभी कुछ नहीं खाती, चाहे शादी में जाऊं चाहे कहीं नहीं खाती, घर में ही खाती, लेकिन मुझे फिर भी एनर्जी रहती है। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि इससे बड़ी खुराक कोई नहीं है। अगर तुम्हारी जो मानसिकता है वो आपकी अच्छी है, आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा वो करते हैं, बच्चों को इससे कहना जरूरी है कि तुम आप लोगों की भी जिंदगी की शुरुआत, ये मत देखो कि दूसरा क्या कर रहा है, ये देखो कि हमें क्या करना है। अच्छा कोई कर रहा है उसको ग्रहण करो, अच्छा नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग होते हैं ना जीवन में, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, बुरा कोई नहीं होता, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना, अपनी राह तो हमें बनानी पड़ेगी। और मैं बहुत सारी चीजें कहना चाह रही थी, मंगल जी को धन्यवाद देना चाह रही थी, दास संस्था को धन्यवाद। क्योंकि मेरी जो इच्छा थी आपके माध्यम से पूरी हो रही है थोड़ी थोड़ी करके। गणेश सुनिया जी इस कोरोना कक्षा से जुड़े हुए हैं, आपका भी मैं आभार करती हूँ कि आपने मुझे बुलाया। मैं तो नहीं चाह रही थी क्योंकि आज मेरे पे बहुत व्यस्त कोई कार्यक्रम था, लेकिन इन्होंने कहा कि लोकल में आप जरूर आइएगा। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप सब बच्चों के बीच में मुझे आने का मौका मिला, अपनी बात कहने का मौका मिला और आप सबके सुखद भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए कुछ पद प्राप्त करने से पहले आप एक अच्छा इंसान बने। आप अच्छा इंसान बनेंगे तो जीवन में सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसी कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको संबोधित कर पाएगी जोशी जी को मैं संबोधित नहीं कर पाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद खंडूड़ी मैम, आपने अपने अनुभवों के माध्यम से हमें और हमारे बच्चों को सुझाव के तौर पर या आशीर्वाद स्वरूप जो कहा, मैं समझता हूं कि हम और हमारे बच्चे उन सुझावों को 100% करने का प्रयास करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।
अब मैं धाद संस्था के सचिव श्री तन्मय ममगाई जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और अपनी संस्था के विजन से संबंधित या आज इस कार्यक्रम से संबंधित जो कुछ भी आपके विचार है रखने का प्रयास करेंगे। श्रीमान ममगाई साहब। मंच पर उपस्थित हमारे बहुत आदरणीय शिक्षक और शिक्षकों के सच्चे साथी श्री सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी, जो इस विद्यालय के प्रधानाचार्य भी हैं और सामाजिक रूप से भी उतने ही सहृदय और हर किसी का सहयोग करने वाले व्यक्ति हैं। एक मिनट मम्मी की आवाज है। नमस्कार सभी को। ये छोटे बड़े व्यवधान आते हैं हमेशा, लेकिन आज हम जिस विषय पर आपसे मिलने आए हैं बच्चों और सभी शिक्षकों को सबसे पहले मेरा प्रणाम। आप बच्चों को भी बहुत बहुत नमस्कार। आप जिस चीज़ के लिए आप यहाँ बैठे हो, मुझे उम्मीद है कि आप जो अब तक सुना है आपने उसमें कुछ और जोड़ेंगे हम आपके साथ। लेकिन उससे पहले मैं हमारे बीच में उपस्थित हमारे मंच पर आसीन इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी, जो धाद ही नहीं पूरे प्रदेश के अलग अलग जो सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं उनके बीच में बहुत लोकप्रिय है। हमेशा सबका साथ देने वाले, हर सकारात्मक कदम के साथ खड़े होने वाले व्यक्ति, उनका मैं बहुत हृदय से सम्मान भी करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि वो हमेशा हमारे धाद के हर जब भी हमने कोई कार्यक्रम करने की कोशिश की है तो आपने हमेशा एक कदम आगे बढ़ा है, तो उनको नमस्कार। और हमारे बीच में आज आपके स्कूल में जो किताबें देने के लिए मैडम आई हैं, पुष्पा खंडूरी जी, जो शिक्षा विभाग के उच्च पदों पर रही हैं और आज भी उनकी इस बात पे बहुत गहरी निष्ठा है कि वो चाहते हैं कि इस दुनिया में अगर जो बदलाव आना है बच्चों में, वो शिक्षा से आना है। इसलिए उन्होंने आपसे फिर बच्चों से एक बार फिर शिक्षा के माध्यम से जुड़ने का तय किया है। हमारे बीच में जो कोनाक्षा कार्यक्रम जो चल रहा है, जिसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे उनियाल जी, उसके केंद्रीय संयोजक है गणेश चंद्र उनियाल जी, जो ONGC से रिटायर्ड है और अपने रिटायरमेंट के बाद से लगातार समाज के लिए काम करने की इच्छा के तहत इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आपके विद्यालय में हमने आज एक कोना लगाया है, जिसका विस्तार हम थोड़ी देर में बताएंगे आपको, इस तरह से पूरे उत्तराखंड के 524 स्कूलों में कोना लगाया गया है। और 524 स्कूलों में न केवल कोना लगाया गया है, बल्कि उसमें हर माह बच्चों को अलग अलग तरह की मैगजीन भेजते हैं, उनके बीच में हम फूल दही कंपटीशन कराते हैं, उनके साथ हम हरेला की गतिविधि करते हैं। ऐसे साल भर की गतिविधियों को अंजाम देने वाले गणेश चंद्र उनियाल जी, जो बहुत ऊर्जावान व्यक्ति है धाद के, वो भी नमस्कार। और अंत में मेरे जो मित्र हैं लेफ्टिनेंट कर्नल संजय जोशी, जो आर्मी से रिटायर हुए हैं हाल ही में, और आर्मी में बेटा वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर हुए, और रिटायरमेंट होने के बाद जैसे अमूमन होता है कि अब लोग नई नौकरी तलाशते हैं अपनी फैमिली के लिए, लेकिन उन्होंने तय किया कि वो उत्तराखंड के बच्चों के साथ जुड़ करके उनकी एजुकेशन में जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने सीखा है और जिस रास्ते वो उन्होंने जीवन में ऊंचाइयां हासिल की हैं, वो आप सबसे शेयर करेंगे। वो भी आए हमारे बीच में, तो उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। तो एक बार सभी लोगों के लिए बेटा जोरदार तालियां बजानी आपको। तालियां बेटा इसलिए बजानी है क्योंकि ये सब लोग अपने अपने जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बहुत मनोयोग से, बहुत कंसंट्रेशन से, बहुत फोकस होकर के, बहुत डेडिकेटेड होकर के काम कर रहे हैं। मैं अभी बैठा हुआ था, मुझे एक मित्र का फोन आया, उन्होंने विमल रतूड़ी जी, जो लैंड हैंड करके एक NGO चलता है उत्तराखंड में, उन्होंने बोला है कि आप विशेष रूप से हमारे प्रिंसिपल सर को धन्यवाद दीजिएगा कि उनके आपके स्कूल में उनकी कोई लैब चल रही है वोकेशनल एजुकेशन की, और उनका कहना था कि वो बहुत सपोर्टिव हैं, वो बहुत सबकी मदद करते हैं, और कहना विशेष मेंशन करना। तो मैंने उनसे कहा वो हमारे पुराने मित्र हैं और हम उनको पिछले 7-8 वर्षों से जानते हैं और उनका ये हमेशा एटीट्यूड हर किसी के साथ रहा है, तो इसके लिए
उनका आभार। और साथ में मैं यहाँ जो शिक्षक साथी बैठे हुए हैं, जिनका मैं बहुत लोगों का नाम नहीं जानता, अर्चना नेगी से मेरा थोड़ा परिचय है, और बाकी लोगों से हम हरेला के आयोजन में 1-2 बार मिले हैं यहाँ पर, लेकिन उनको भी नमस्कार, बहुत बहुत उनको भी साधुवाद, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं आप बच्चों को पढ़ाने का तमाम विषम परिस्थितियों में, समाज के उन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश, लगातार कोशिश, जिनके साथ कई सारी दिक्कतें हैं, वो कर रहे हैं। और वो सच मायनों में एक ऐसा बड़ा काम है जो दुनिया के सबसे बड़े पुण्य काम, जो लोग कहते हैं कि मंदिरों में हम दान देते हैं, हम कभी भंडारे चलाते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं समाज में कि हमको पुण्य मिलेगा, लेकिन मैं मानता हूँ सबसे बड़ा पुण्य जो है वो आप कर रहे हैं कि वो उन बच्चों को पढ़ाना, दिखाना, उनको बेहतर इंसान बनाना, उनको जिंदगी के बुनियादी नियम सिखाने का जो काम कर रहे हैं। इसलिए सभी शिक्षकों को बहुत नमस्कार, और उनके लिए बहुत जोरदार तालियां बच्चे बजाएंगे। और साल में कभी कभार अपने मैडम लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो आपके साथ एक बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं, क्योंकि जो हमको सिखाता है ना वो बहुत मुश्किल काम होता है। हम आज भी जो सीखते हैं वो एक बहुत मुश्किल, इसलिए अपने टीचर्स को हमेशा बहुत आदर से के साथ और उनको बहुत थैंक यू बोलना चाहिए। खैर, तो धात का मैं छोटा सा परिचय दूंगा, मेरी बातचीत यहाँ पर हम ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। धात का बेटा मतलब होता है आवाज देना। उत्तराखंड की कई सारी भाषाएं हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, रंग, कई सारी भाषाएं उत्तराखंड में एग्जिस्ट करती हैं। इन्हें बोलियां बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। उनमें से एक भाषा का शब्द है धात। धात का मतलब होता है आवाज देना। तो जब किसी एक व्यक्ति को आवाज देते हैं तो उसे हमारी गढ़वाली में बोलते हैं धै लगाना, यानी कि सिंगुलर टर्म, सिंगल, एक वचन जिसे कह सकते हैं। और जब हम बहुत सारे लोगों को एक साथ बुलाते हैं उसको कहते हैं हम धात। धात का मतलब पूरे स्कूल को बुलाना कि आओ बैठ करके हम कोना शिक्षा के बारे में बातचीत करते हैं। तो धात का जैसा शाब्दिक अर्थ है, इसी तरह से हम धात बहुत सारे काम करता है पूरे प्रदेश में। और पिछले 30 से लेकर 35 सालों से धात ने उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है, यहाँ की भाषा के लिए, यहाँ की संस्कृति के लिए, यहाँ के जमीन के सवाल पर, यहाँ की शिक्षा के सवाल पर, और यहाँ के अन्न के सवाल पर। और आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, विशेष रूप से पुष्पा जी से भी जुड़ी हुई और दृष्टि जी से भी, कि हरेला जो पर्व है, जो कुमाऊं का एक कृषि का पर्व था, उसको जब हमने समाज में ले जाने का कोशिश 2010 से शुरू करी थी, तो 2014 में हमने उनके स्कूल में जीजीआईसी अजयपुर में किया, तब तक तो सेवानिवृत्त हो गए थे। और उसी वर्ष 15 में हम लोगों ने यहाँ पर आयोजन किया इस स्कूल में। और मुझे बताते बहुत खुशी है कि ये दो स्कूल वो स्कूल रहे जिन रास्तों से होता हुआ हरेला 2015 में राज्य का पर्व बना, यानी स्टेट फेस्टिवल बना। आज उसकी छुट्टी होती है, पूरे स्टेट के सारे डिपार्टमेंट, सारे स्कूल इस हरेला के पर्व को मनाते हैं। कोई इसे वृक्षारोपण के तौर पर मनाता है, कोई इसे कृषि पर्व के तौर पर मनाता है। तो एक उत्तराखंड का पर्व स्थापित हुआ है हरेला का, और उसमें आपके स्कूल का और उस स्कूल का बहुत योगदान है। तो इसलिए आपके स्कूल को और सर को और सभी टीचर्स को, बच्चों को बधाई। आपके स्कूल में मैं देख रहा था वो पेड़ जो हमने लगाया था काफी बड़ा हो गया है। और इस तरह से बेटा जैसे हमने हरेला की एक्टिविटी करी, इस तरह से एक एक्टिविटी है कोना कक्षा की। और कोना कक्षा की जिस कोने को लेकर हम आपके बीच में आए हैं, ये बेसिकली गिफ्ट है एक तरह से। पुष्पा खंडूरी जी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से गई हैं, वो आपके लिए छोटा सा गिफ्ट लाई है। और गिफ्ट क्या है? किताबें। और किताबें क्यों दी हमने, चॉकलेट और टॉफी क्यों नहीं दी, उसका कारण केवल इतना है कि चॉकलेट तो थोड़ी देर में खत्म हो जाती है, लेकिन किताब का असर बहुत समय तक रहता है। और उन्होंने आपको 3 किताबें जो उन्होंने दिया, वो 3 तरह की किताबें। पहले बार में आप में से कितने बच्चे इंग्लिश सीखना पसंद करते हैं? हाथ खड़े करो। कितने बच्चों को इंग्लिश पढ़ने की इच्छा होती है? अच्छा, देखो सब इंग्लिश सीखना चाहते हैं, है ना। तो इसका मतलब एक बात है कि हम सब चाहते हैं कि हमको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश बहुत जगह काम आती है, कॉम्पिटिशन में, बाजार में, नौकरी में। तो एक किताब है इसमें, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो हम लोगों ने, उसको आप उसमें से कई बेसिक चीजें इंग्लिश स्पीकिंग की सीख सकते हैं। ये किताब हम आपके स्कूल में दे रहे हैं। अगर ये किताब और भी देनी पड़ेगी, 2 भी देनी पड़ेगी, तब भी देंगे, लेकिन आप सर से इशू कराओ। हमारी किताब को फटने का, संभालने का कोई आग्रह नहीं है। ये अगर फट भी जाती है पढ़ते वक्त तो हम दूसरी देंगे, लेकिन आप इस किताब को जरूर पढ़ेंगे और थोड़ा सा इंग्लिश स्पीकिंग पे अपना काम करेंगे। दूसरा, कहानी पढ़ना कितनों को अच्छा लगता है? अच्छा, कहानी कोई बता सकता है किसने कौन सी कहानी पढ़ी? कोई याद है किसी को? नाम बता दो, केवल कहानियां। खड़ा हो जाओ, कोई भी खड़ा हो जाओ, ऐसे बता दो, कोई से, चल वैसे बता दो।
चलो कोई बात नहीं, मुझे पता है, सबको पता है, संकोच कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं बेटा। एक कहानी की किताब दे रहे हैं यहाँ पर, एक बहुत चमकता रहेगा सुईली घाम, या हमारे देहरादून में एक राइटर है मुकेश नौटियाल जी, उनकी किताब है, जिसको पढ़ना वो भी आपके जैसे इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग से पढ़े थे, बाद में वो कहानियां लिखने लगे, तो इस तरह से उनकी किताब है कहानी। और तीसरी किताब है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है हमारा जीके। जैसे ही आप बेटा 12th 11th के बाद बाहर जाते हो, तो आपके लाइफ में जो इंग्लिश के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आती है वो होती है जीके। नॉलेज होना चाहिए ना, जनरल नॉलेज, कौन हमारा प्रधानमंत्री, कौन रशिया का प्रधानमंत्री है, रशिया और यूक्रेन का युद्ध का कितनों को पता है कि रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है? पता है? मालूम है? नहीं मालूम? रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, मालूम है ना आपको? हाँ, तो ये मालूम होना चाहिए कि रशिया और यूक्रेन में क्यों लड़ाई हो रही है। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल, इस दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घट रही है, तो उनके बारे में बच्चों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब आप इसके बाद कहीं जॉब के लिए ट्राई करोगे, नहीं तो कोई कॉम्पिटिशन दोगे, कुछ भी पढ़ोगे, उसमें जीके किताबों का बहुत रोल है। तो हम एक जीके की बुक भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हमारा इस किताब देने का मकसद केवल इतना है बेटा कि आप इससे देखें। आपके स्कूल में अच्छी लाइब्रेरी होगी, बहुत सारी किताबें होगी, हम उसमें थोड़ा सा और जोड़ रहे हैं, बहुत हम्बल तरीके से, बहुत विनम्र तरीके से। हम चाहते हैं आप बच्चे जितना जानते हैं उनसे थोड़ा सा और अच्छा जाने। तो आप सब हमारा साथ दोगे कि नहीं दोगे, पहले बताओ? तो हम आपसे क्वेश्चन पूछने नहीं आएंगे, उनका टेस्ट लेने नहीं आएंगे, पर आप पढ़ लेना, जब आपका मन करे पढ़ लेना। उससे क्या फायदा होगा? 2 फायदे होंगे। ये किताबें पढ़ करके आपकी जो पढ़ाई है ना, उसमें भी फायदा होने वाला है, क्योंकि अगर अच्छी कहानी पढ़ोगे इमेजिनेशन बढ़ता है, अच्छा जीके पढ़ोगे तो कहीं दोस्तों से, सर से बात करने में कॉन्फिडेंस आता है, और इंग्लिश बोलने से तो आता ही कॉन्फिडेंस आता है ना, इंग्लिश बोलने से कॉन्फिडेंस। तो इन सबको पार्टिसिपेट करना है। और ये किताब को हम क्यों देते हैं स्कूलों में जाकर के, और हमारे इस कैंपेन का कारण क्या है, इसके बारे में मैं चाहूँगा उनियाल जी बताएंगे। लेकिन एक छोटी सी बात कह करके मैं उनियाल जी को आमंत्रित करूँगा कि बेटा ये जो पूरी एक्सरसाइज है कि पुष्पा दीदी आकर के आपको किताब दे रही है, ये एक्सरसाइज क्या है? धात जो संस्था है वो एनजीओ की तरह नहीं काम करती। हम लोग समाज में लोगों को कहते हैं आपने बगल के गवर्नमेंट स्कूल से जुड़ो, वहाँ समाज में जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, बहुत मुश्किल से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मुश्किल परिस्थिति में पढ़ रहे हैं, उनका साथ देने के लिए, उनके टीचर्स का साथ देने के लिए जुड़िए। तो पुष्पा खंडूरी दीदी आज आपके स्कूल से जुड़ी है, किताब तो एक बहाना है, और वो आपके लिए किताब लेके आई। तो अब ये जो पूरी एक्सरसाइज है, हम समाज को लगातार स्कूलों से जोड़ने की मुहिम पूरे स्टेट में चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि सोसाइटी जिम्मेदारी को समझे कि उसके बगल का जो स्कूल है वही उत्तराखंड के भविष्य का निर्माण कर रहा है। उनके साथ खड़े होइए, उनका साथ निभाइए, और अगर हमने ऐसा करा तो हमारा उत्तराखंड का आज और कल अच्छा बनेगा। तो पुनः शिक्षा के बारे में सूक्ष्म से परिचय देने के लिए गणेश उनियाल जी को बुलाऊंगा, और उसके बाद मैं चाहूँगा कि संजय जोशी जी, जो आपके बीच में अपनी आर्मी का इतना लंबा अनुभव और जो कुछ बातें करना है, वो आपसे बात करेंगे थोड़ी सी। तो पहले उनियाल जी। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आज की हमारी सहयोगी श्रीमती पुष्पा खंडूरी जी, धात के मेरे साथी, सम्मानित शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। हमारा उद्देश्य आप समझ गए होंगे, हम यहाँ पे क्यों आए हैं। और मैं समझता हूँ कि एक कोना कक्षा का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम से आप लोग काफी लोग परिचित भी हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एक कोना कक्षा का स्थापित हुआ था, तो उसके बारे में आपको कुछ तो जानकारी होनी ही चाहिए। आज हम पुनः आपके विद्यालय में इसी आशय से आए हुए हैं। और जैसे कि अभी मंगाई जी ने बताया कि धात कहीं से कोई सरकारी सहायता प्राप्त संगठन नहीं है, ये 800 से 1000 लोगों का एक आपसी संगठन है, और ये सब लोग अपने संसाधनों से ही सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। हमारे जो भी कार्यक्रम है, हर कार्यक्रम समाज के सहयोग से चलता है। और उसी समाज के बीच से पुष्पा खंडूरी जी ने हमारे साथ जुड़ करके, उन्होंने अभी हाल में ही 4 विद्यालयों के लिए अपनी संस्तुति दी है, जिनमें से कि आपके विद्यालय में हम आज इसको स्थापित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का विद्यालयों से, बच्चों से जुड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि बच्चों का व्यक्तित्व विकास और बच्चों का मानसिक विकास में हम किस तरह सहयोग कर सकते हैं, समाज किस तरह सहयोग कर सकता है। क्योंकि हमारा मानना है कि जिस कार्यक्रम से समाज जुड़ता है, निश्चित ही उसकी सफलता में कोई संदेह नहीं रहता, और जब तक समाज किसी भी कार्यक्रम से नहीं जुड़ता है तब तक उसकी सफलता संदेहास्पद रहती है। क्योंकि सरकार या कोई एक विशेष संगठन
तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कि उसके साथ में एक जन समुदाय न हो। और हम धाद में इस तरह से हमारे साथ में बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। 2018 में हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था, तो 2018 में 28 कोनों के साथ में देहरादून में हमने कार्यक्रम शुरू किया था, और तब से बीच में 2 साल तो खैर हमारे बिल्कुल बेकार रहे। कोरोना काल में तो विद्यालय भी बंद रहे, हम भी सब, ऑफिस भी बंद रहा, सभी कुछ गतिविधियां बंद रही, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है अभी तक पूरे उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी के दूरस्थ क्षेत्रों में लगा करके पूरे उत्तराखंड में हम 524 ऐसे कोने स्थापित करने में सफल रहे हैं। और हमारा उद्देश्य, हमारी इच्छा है कि हम हर विद्यालय तक अपनी पहुंच बनाएं, हर विद्यालय के लिए हमें कोई नया व्यक्ति हमसे जुड़े और समाज में जागृति पैदा हो। तो इस तरह से हम आगे अपना कार्यक्रम में जुटे हुए हैं, देखते हैं कहाँ तक सफलता मिलती है। और निश्चित बात है कि जितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं और जिस तरह से जुड़ रहे हैं, तो हमें उससे उत्साहवर्धन भी हमारा होता है और हम इस कार्यक्रम को आगे सक्षम हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग ये जो हम किताबें यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे भी मंगाई जी ने बताया, कहानी भी है, अंग्रेजी के बारे में भी है और सामान्य ज्ञान के बारे में भी। सामान्य ज्ञान की आपके पास मासिक पत्रिका हर महीने आएगी और आप उससे अपना ज्ञान वर्धन करें। हम चाहेंगे कि आप इन पुस्तकों को पढ़ें अवश्य, क्योंकि हमारे कार्यक्रम की या पुष्पा जी के सहयोग की उपयोगिता तभी है जबकि आप लोग उससे कुछ ज्ञान अर्जित करें। तो मैं आपसे यही अपेक्षा रखूंगा। बताइए, सब लोग पढ़ेंगे? बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा। तो ठीक है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपना विचार यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद निहाल जी। मैं चाहूंगा संजय जोशी जी, जो विशेष रूप से हैदराबाद से हमारे निमंत्रण पर उत्तराखंड है और उत्तराखंड में आने का उन्होंने स्कूल में आने का तय किया, तो उनके लिए बहुत जोरदार क्लैपिंग करें। और मेरा उनसे निवेदन ये भी रहेगा कि जो उन्होंने आर्मी में सीखा है, इतने लंबे टेन्योर हुए पिछले 25 साल के, वो भी जरूर शेयर करेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बेश जी, धाद संस्था के सम्मानित आयोजक, शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों। मेरा छोटा सा परिचय आपको दिया गया है, लेकिन सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपसे बातचीत करने का ये अवसर मिला है। इसके लिए मेरी एक शर्त रहेगी। मैंने बोला मैं भाषण नहीं दूंगा, बातचीत करूंगा। तो बातचीत कैसे होती है? कैसे होती है बातचीत? एक आदमी करता है या कई लोग करते हैं? तो बातचीत होगी हम दोनों, हम सबके बीच, यानी बच्चों और मेरे बीच। लेकिन जब पूछूंगा तब आप बात करेंगे मेरे से, ताकि हम एक प्रक्रिया के तहत चलते रहे। ठीक है? दूसरी चीज, मैं आपके सामने क्यों खड़ा हूं? सिर्फ इसलिए खड़ा हूं कि शायद मुझे लगता है मेरे पास कुछ थोड़ा सा ज्ञान है या कुछ समझ है, जिसे मुझे लगता है आपसे बांटना चाहिए। उसका कारण यह है कि मैं भी, जैसे आपके माँ बाप हैं, मैं भी एक बच्चे का पिता हूँ। मेरी बेटी ने 12वीं पास किया है, तो मुझे भी लगता है कि वो आगे जाके क्या करेगी, कैसे करना चाहिए। फिर मैं पिछले कुछ वर्षों से एक कैरियर काउंसलिंग, यानी हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या काम करें जो अच्छा हो, उससे जुड़ा हूँ। तो थोड़ा बहुत कुछ जो मेरे विचार हैं, जो मेरा ज्ञान है, वो शेयर करूंगा, है ना? तो बातचीत के लिए तैयार हैं? अच्छा, सबसे पहले तो तन्मय मंगाई जी ने आपसे पूछा था कि कहानियां कौन कौन पढ़ता है ना? तो काफी लोगों ने हाथ खड़ा किया था। सच में पढ़ते हैं? सिर्फ हाथ खड़ा करने के लिए किया था? ओके, अच्छा। कहानियों की किताब तो बहुत बढ़िया। स्कूल की किताबें कौन कौन पढ़ता है? सच बताओ। अभी हाथ नीचे जिन्होंने टाइम लिया, मतलब उन्होंने सोचा हाथ खड़ा करें कि नहीं करें। सही है ना? जो पढ़ते हैं उन्होंने सबसे पहले हाथ खड़ा कर दिया, हाथ नीचे। कोई बात नहीं। अब मेरे को ये बताओ, ये पढ़ते क्यों हैं? मेरे को सच में नहीं समझ आता। पढ़ते क्यों हैं? स्कूल क्यों आते, क्यों आते? बताओ ना कोई मेरे को। एक जना बेटा खड़ा होके बताएगा। शाबाश, बोलो। बोल बच्चे, शाबाश। नहीं, बाकी नहीं बोलेंगे, सिर्फ वो बोलेगा।
बहुत बढ़िया बेटा, अति सुंदर, इसके लिए तालियां, है ना। इसीलिए आते हैं ना, इसीलिए आते हैं कि हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए आते हैं ना। और उसके साथ हमें एक बोनस और मिलता है कि दोस्त मिलते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, खेलकूद करते हैं, संगी साथी बनते हैं, नई चीजें सीखने को मिलती है। होता ही नहीं होता है। हम सिर्फ किताबों से ही नहीं सीखते, हमारे शिक्षक गण अपने अनुभवों से भी हमें बताते हैं, अपने ज्ञान से भी कई बातें बताते हैं जो शायद किताबों में नहीं होती है। हमारे साथी भी हमें सिखाते हैं, है ना। लेकिन ये सारा प्रयास किस लिए हो रहा है? हम जीवन में कुछ बनना चाहते हैं। तो जब हम जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, ये अब मैं समझ है, तो क्या हमारा प्रयास ये नहीं होना चाहिए कि हम उस चीज को थोड़ा सा और समय दें और ज्यादा उस पर मेहनत करें, ताकि हम जो भी करना चाह रहे हैं या बनना चाह रहे हो अच्छा हो, है ना। ओके, तो जब हम बात कर रहे हैं जीवन में हम कुछ ना बनना चाहते हैं, हिंदी में शायद हम उसे जीवन यापन के लिए क्या करते हैं बोलते हैं, अंग्रेजी में उसे करियर बोलते हैं, है ना। लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ होती है। क्या गड़बड़ होती है? ये सवाल कब से उठने शुरू होते हैं, क्या बनना है, कब से पूछने शुरू होते हैं? कक्षा 1 में पूछता है कोई, 6 में भी पूछता है ना। लेकिन डांट और मार नहीं पिटती। कब से पढ़नी शुरू होती है? 9वीं से, है ना। 9वीं से मार भी पढ़ना शुरू होती है, गधे हो तुम, कुछ नहीं कर रहे हो, क्या करोगे। और गड़बड़ क्या है कि ज्यादातर हम सबको नहीं पता कि हमने क्या करना है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, अभी भी बच्चों के साथ ऐसे ही हो रहा है, चाहे वो आपके स्कूल के हों, चाहे वो देहरादून के अच्छे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हों। ज्यादातर को नहीं पता कि हमें आगे क्या बनना है, क्या करना है ना। उसका एक कारण है। उससे पहले मेरे को ये बताओ कि इसमें से कौन कौन है जो जानता है वो क्या करना चाहता है? सोचा होगा ना, हाथ खड़ा करो, मैं एक एक करके पूछूंगा। अच्छा, सबसे पीछे से, हाँ चलो बेटा, है बहुत बढ़िया। ओके, इस तरफ से बताओ अभी मेरे को। हाँ ओके, गुड, बढ़िया। अब मेरे को ये बताओ, ये क्यों बनना चाहते हो, या ये बनना चाहते हो कैसे, कैसे दिमाग में ख्याल आया कि मेरे को इंडियन आर्मी में जाना? मतलब क्यों आया ख्याल? डॉक्टर भी बन सकते थे, उसने कहा, पुलिस में वो भी बोल सकते थे, इंडियन आर्मी क्यों बोला? कैसे आया ख्याल? गुड, शाबाश। तुमको कैसे ख्याल आया बेटा पुलिस में जाने का? 1 मिनट बेटा, बातचीत नहीं। पुलिस, पुलिस क्यों बनना चाहते हो? बहुत बढ़िया, है ना। अच्छा लगता है। तो मैं जिस संस्था से जुड़ा हूं वो एक इस पे काम करती है कि हम बच्चों को गाइड करें, क्या बनना है, कैसे बनना है। तो एक सर्वे किया गया था, मेरी आवाज आ रही है? तो हमने एक सर्वे किया गया था जिसमें सभी बच्चों से पूछा गया था क्या बनना चाहते हैं। तो उसमें केवल 22% बच्चों ने जवाब दिया, उन्हें पता है क्या बनना चाहते हैं, कि पता है। उन 22% से पूछा गया कि ये क्यों बनना चाहते हो, तो जैसा आपने बताया कि उसको आर्मी अच्छी लगती है, इसने कहा कि मेरे पिताजी ने कहा है मुझे जो अच्छा लगता है, इसने शायद पुलिस वाले देखे होंगे इसे अच्छे लगते हैं। तो ज्यादातर लोग कुछ बनना इसलिए चाहते हैं कि या तो उन्होंने उस काम से संबंधित लोगों को देखा है कभी जीवन में, या उसके बारे में सुना है, या आसपास में या परिवार में उससे लोग संबंधित हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि हम ये जो सोच लाते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं, हम किस पे ला रहे हैं? सिर्फ एक देखी हुई चीज पे, सुनी हुई चीज पे। ये किसी जानकारी पे आधारित नहीं होती। हमें नहीं पता होता कि अगर एक पुलिस वाला है उसका काम क्या होता है, पुलिस में क्या क्या ओहदे होते हैं, उसे क्या दिक्कत आती है, वहां पे काम की विशेषताएं क्या है, और ये हर काम के लिए सेम अप्लाई करती है चीज। तो क्या होगी गड़बड़ कि जब आप सुनी सुनाई बातों पे काम करोगे तो अच्छा होगा या बुरा? अच्छा होगा।
तो अभी ये बताओ, एग्जाम के लिए किताब नहीं पढ़ोगे और तुम्हारे बगल का बच्चा बता देगा कि ये लिख देना, और लिख दोगे, पास हो जाओगे? तो सुनी सुनाई बातों पे जब एग्जाम नहीं पास कर सकते हो, खुद तुम पढ़ोगे, तुम्हें यकीन होगा यही सही जवाब है, वही लिखोगे ना। तो फिर बेटा जीवन में तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मुझे बनना है सिर्फ ये सोच के कि वो फोटो बड़ी अच्छी लग रही है, एक फौजी की, एक पुलिस वाले की, या आपने एक डॉक्टर को देखा है कि डॉक्टर साहब के पास बहुत बड़ी गाड़ी है और खूब पैसे हैं तो मुझे ये बनना है। तो फैसला क्या होगा? ज्यादातर गलत होगा, क्योंकि जानकारी पे नहीं आधारित है। तो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं कि आपके अपने जीवन में क्या करना है वो सोचना तो बहुत जरूरी है, लेकिन वो निर्णय किस पे शुरू होना चाहिए, किस बात पे निर्णय निर्भर होना चाहिए? जानकारी पे। अगर आप पे जानकारी नहीं होगी, अच्छी मात्रा में जानकारी नहीं होगी, सही जानकारी नहीं होगी, तो क्या करोगे? गलत फैसला लोगे। ठीक है? तो इसीलिए वो शुरुआत होती है कोशिश की जानकारी लेने की। कहां से? जिज्ञासा से, जागरूकता से। तो जो ये आज जिस कारण से हम आप लोगों से जुड़ने आए हैं कि आप किताबें लो, किताबें पढ़ो, सारी कहानी वहां से शुरू होती है। चाहे वो स्कूल की किताब है, चाहे वो कहानी की किताब है। जब आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में सवाल आएंगे। जब सवाल आएंगे तो सवाल पूछो, शर्माओ मत। सवाल पूछने में सिर्फ एक आदमी शर्माता है, जिसको कुछ नहीं आता लेकिन उसको लगता है मुझे बहुत कुछ आता है। जिसको आता है वो आगे की और जानकारी लेने के लिए सवाल पूछेगा, जिसको पता है मुझे नहीं आता वो ज्ञान लेने के लिए सवाल पूछेगा। लेकिन नुकसान उसका होगा जिसको आता नहीं है और लगता है मुझे आता है, वो सवाल ही नहीं पूछेगा। तो मैं चाहता हूं आप लोग शुरुआत करो, किताबें पढ़ो, सवाल पूछो। आपके शिक्षकगण सिर्फ शिक्षा नहीं लेके आते, अपने अनुभव साथ लेके आते हैं, उन्होंने दुनिया भी देखी है। जब वो शिक्षा और अनुभव को जोड़ेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा ज्ञान उनसे। तो ये सब चीजें हम इसलिए करते हैं कि जिंदगी में हम जो भी काम करें वो जानकारी पे, हमारे फैसलों पे बेस्ड हो। इसलिए जरूरी है कि जब आप आगे वो काम करोगे, क्योंकि जिसे आप नौकरी बोलते हो या करियर बोलते हो, उसको आप एक बार फैसला लेके आगे बढ़ते हो ना उसे, या रोज रोज बदलते रहते हो? नहीं बदलते हो कि बदलते हो? क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, एफर्ट लगती है, पैसा लगता है, तैयारी लगती है। तो अगर आप वो गलती करोगे तो नुकसान होगा। तो सबकी शुरुआत होगी आपकी जानकारी से। जानकारी मिलेगी शिक्षा से, शिक्षक से, और आपकी कोशिश से। अगर आप मुंह बंद रखोगे, जहां पे भी आप हो वहां पे ध्यान नहीं दोगे, तो आपके दिमाग में सवाल नहीं आएंगे। ठीक है? तो इन्हीं चीजों को मैं थोड़ा सा एक जो है क्रम में या स्ट्रक्चर बना के बच्चों को जानकारी देता हूं, जो इंटरेस्टेड होते हैं कि हमको जीवन में ये करना है तो क्या करें। तो मैं शुरुआत करता हूं कि उस करियर के बारे में क्या क्या जानकारी है। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो तो आप क्या क्या बन सकते हो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आर्मी में जाने का मतलब है बंदूक लेके लड़ाई पे जाना। यही सोचते हो कि और कुछ भी करते हैं आर्मी वाले? मालूम है किसी को और कुछ भी करते हैं? वहां पे बेटा डॉक्टर भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, टीचर भी होते हैं, वहां पे स्पोर्ट्समैन भी होते हैं, वहां पे ड्राइवर भी होते हैं, वहां पे अकाउंटेंट भी होते हैं। तो ज्यादातर लोग, जिस तरह मैंने आपको एक उदाहरण दिया, अपनी सोच को सीमित करते हैं तो कई मौके छोड़ देंगे। वो सोचेगा मैंने तो अकाउंटेंसी में अच्छा हूं, मैं आर्मी में क्या करूं, आर्मी तो सिर्फ लड़ने जाती है। तो ऐसा नहीं है। तो ये उदाहरण मैंने इसीलिए दिया कि आप अपनी सोच को थोड़ा सा इस्तेमाल करो। सोच का, ज्ञान का कोई अंत नहीं है, लेकिन शुरुआत है उसकी कि उसको इस्तेमाल करना, उसको सही जगह पे उसका उपयोग करना। तो अभी फिलहाल मैं इस बात को ज्यादा नहीं खींचूंगा क्योंकि कहने के मेरे पास चीजें हैं, लेकिन जिस तरह आज मुझे मौका मिला है आपके प्रधानाचार्य बिष्ट जी की अनुमति से, उसी तरह मुझे उम्मीद है आगे भी मुझे आप लोगों से बात करने का मौका मिलेगा। लेकिन आपके कोई भी सवाल होते हैं इस विषय में तो आप जरूर कभी भी अपने टीचर के माध्यम से मुझ तक पहुंचा सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन भी आपसे बात कर सकता हूं और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सवाल पूछेंगे। ठीक है?
तो उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों से सवाल आएंगे मेरे पास आने वाले समय में। चलिए, बहुत अच्छा, शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में स्कूल के बच्चों का नाम मैं गतिविधियों में, चाहे खेल कूद की हो, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे अन्य उपलब्धियां हो, उसमें सुनो। सभी को शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जो भी धात से संबंधित विद्वान साथी आए हैं और हमारी बहन खंडूरी मैडम आई हैं, एक बार पुनः आप सभी लोगों का मैं इस विद्यालय के सभागार में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब मैं ममगाई साहब और उनियाल साहब से अनुरोध करूंगा कि आपने जो पुस्तक यहाँ पर उपलब्ध कराई है विद्यालय में, इसको सप्रेम भेंट करने की कृपा करेंगे श्रीमान उनियाल और वही है श्रीमती पुष्पा खंडूरी जी, आप आए और विद्यालय को ये पुस्तकें समर्पित करेंगे। सबसे अच्छा